हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2। और हमने इस पुस्तक के दो भाग हैं, हमें सभी को पता है। तो इसका एक पद्य भाग है और एक गद्य भाग है, और इनकी कहानियां भी बहुत अच्छी है। तो हमारे पाठ्यक्रम में इनकी कहानी है पहलवान की ढोलक। इस कहानी के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। और आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि ये कहानी है, क्योंकि हमें इनकी विधाओं का भी पता होना चाहिए कि ये विधाएं क्या क्या है। तो ये कहानी विधा है, और हमारे पाठ्यक्रम में कहानी विधा को रखा गया। तो हम लोग अब इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले हर बार की तरह फिर बोलना चाहूंगा आपसे कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और साथ में यदि विशेष संबंधित कोई भी आपको और जानकारी चाहिए तो बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विशेष संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी चाहे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, और ये मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो मुझे इस पर भी फोन लगा सकते हैं या व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, है ना। कोई भी समस्या होती है हिंदी से संबंधित तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय फोन से आप मुझे फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलते हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की ओर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में समझा देता हूं। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु के समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव रखने की अद्भुत क्षमता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि जैसे हम कहते हैं हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक। तो हमें सबको पता है कि फणीश्वरनाथ रेणु है। इस वीडियो के अगले चरण में आपको लिख दूंगा इसका नाम। लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु जो है, इनका उपन्यास है मेला आंचल, ठीक है। वो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, और ये 1954 में इनका उपन्यास जो है वो प्रकाशित हुआ था। 1954 में ये प्रकाशित होकर के लोगों के बीच आया था। तो उस समय की अंचल, ग्रामीण अंचल की जो बातें हैं, पूरी व्यवस्था है, पूरे रीति रिवाज हैं, इनके उपन्यास में है। और आगे की विषय की और चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी कहानी, आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंददायक कहानी है। और अगली वीडियो में मैं इसकी एक बढ़िया अच्छी सी वीडियो बना करके इस पूरी कहानी की और आपके सामने मैं रखूंगा। बहुत अच्छी इसकी हम लोग कहानी की वीडियो बनाएंगे। इसके बाद पहले हम लोग इस प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल है ना। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था, है ना। तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में एक गुरु और शिष्य के समान तालमेल था। उसे हर थाप पर प्रेरणा मिलती थी, है ना। उसके दांव पेच में अचानक फुर्ती बढ़ जाती थी। उसे ढोलक पर हर ताल कुश्ती के दबाव बताती हुई महसूस होती थी, ठीक है। तो ढोलक की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में गुरु और शिष्य का के समान तालमेल था। उसे हर थाप पर प्रेरणा मिलती थी। उसके दांव पेचों में अचानक फुर्ती बढ़ जाती थी। उसे ढोलक पर हर ताल कुश्ती के दांव, जो ढोलक की जो हर ताल है, ढोलक पर जो हर ताल पड़ती थी, कुश्ती के दांव को बताती हुई महसूस होती थी। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 1 का ही ये अंश है, ये इसी का ही भाग है। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते थे, है ना। तो वो ढोल बजता था तो उसकी जो ध्वनि निकलती थी वो हमारे मन में, ना आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती थी। तो देखते हैं कि ढोल की आवाज से हमारा जो मन है वो उत्साहित हो जाता है। हमारा मन क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। ढोल की आवाज से हमारा मन उत्साहित हो जाता है ना। ढोल की आवाज से हमारा मन उत्साहित हो जाता है और हमारे अंदर एक जोश भर जाता है। जैसे ही ढोल की आवाज आई
मन उत्साहित हो जाता है और एक मन में जोश जैसा भर जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो कौन कौन से मोड़ पर, किस किस मोड़ पर क्या क्या परिवर्तन उसके जीवन में आए हैं, हम देखते समझते हैं, है ना। हम देखते हैं एक बार। कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए? पहला है माता पिता का बचपन में देहांत हो जाना। लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो जाना। फिर दूसरा परिवर्तन आया सास द्वारा उसका पालन पोषण किया जाना, और उसकी सास के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाना, और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए पहलवान बनना, है ना। जब बचपन में उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया और जब सास के ऊपर गांव वाले अत्याचार करते थे तो वो उनसे बदला लेने के लिए उसका पहलवान बनना। फिर तीसरा है बिना गुरु के कुश्ती सीखना और ढोलक को अपना गुरु समझना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 3 पर, और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस पार्ट के, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो लुट्टन पहलवान जब पहली बार पहलवानी करने दंगल में जाता है तो एकमात्र ढोल की आवाज होती है ना, जो उसे अपना साहस बढ़ाती नजर आती है। एकमात्र ढोल की आवाज होती है जो उसे अपना साहस बढ़ाती नजर आती है। ढोल की हर थाप में वह एक निर्देश सुनता है, और है ना, निर्देश सुनता है जो उसे अगला दांव खेलने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु मानता है ना। यही कारण है कि लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु मानता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, है ना। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? जब उसके बच्चे खत्म हो गए और उसके देहांत के बाद भी पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो देखते हैं उत्तर इसका है ऐसी स्थिति के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा, है ना। ऐसी स्थिति के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा ताकि वह अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे सके। वह अंतिम समय तक अपनी बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता था। ढोल के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ गया था और ढोल की यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। ठीक है, तो ये जो इस तरह का प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना है कि अपने बच्चों का देहांत होने के बाद भी वो ढोल क्यों बजाता रहा। तो ये जो ढोल है, इसी की आवाज जो है मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंचे हैं 5वें प्रश्न पर, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 है ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, देखते हैं कि ढोलक की आवाज से रात की विभीषिका और सन्नाटा कम होता था, है ना। ढोलक की आवाज से रात की विभीषिका और सन्नाटा कम होता था, है ना। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज मृत प्राय गांव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति को भर बीमारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। वो जो ढोलक है, ऐसी भयावह स्थिति में भी
लोगों में संजीवनी शक्ति का प्रसारण करती थी, उनमें संजीवनी शक्ति प्रसारित करती थी और बीमारी से लड़ने की प्रेरणा भी वो ढोलक देती थी। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है? हालांकि मुझे लगता है ये प्रश्न परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय के समय कैसा दृश्य था? और प्रश्न अगला बना तो ये बन सकता है कि महामारी फैलने के बाद सूर्यास्त के समय जो दृश्य है उसका कैसा संबंध था? तो देखते हैं यहाँ किस तरह का दृश्य था, देखते हैं हम लोग। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही, जैसे महामारी फैली है ना, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही लोग खांसते कराहते अपने अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे, है ना, अपने पड़ोसियों और अपने आत्मियों को ढांढस देते थे, है ना। ये तो सूर्योदय का समय। अब सूर्यास्त के समय क्या होता था? सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते, जैसे शाम हुई सूर्यास्त हुआ और लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते थे, है ना, और चूतक नहीं करते थे। जब उनके बोलने की शक्ति जा चुकी होती थी, है ना, वो घर में घुस जाते थे और चूतक नहीं करते थे। और जब उनके बोलने की शक्ति जो है, उनकी बोलने की शक्ति जो है वो जा चुकी होती थी, पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं में नहीं होती थी। अब हम लोग इस वीडियो के बारे में, इस पाठ के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो मैं आपको रखूंगा। तो हम चलते हैं अगले चरण में। तो अब हम लोग इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं मैं आपको, है ना। तो हम इसको वीडियो को रोक के फिर अगली जानकारी दे। हाँ, तो अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में, पाठ के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। पहली बात तो यह है कि इनका जो बहुचर्चित उपन्यास था, ये आंचलिक उपन्यास था और उस उपन्यास का नाम था मेला आंचल। ये सन 1954 में प्रकाशित हुआ, है ना। तो पहली बात तो यह है कि ये कब प्रकाशित हुआ, मेला आंचल 1954 में। और मेला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास था, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास था। तो इनके और भी कई सारे उपन्यास है, जैसे परती परिकथा है, दीर्घ तपा, जुलूस कितने चौराहे, इनकी और कुछ कहानी संग्रह भी है इनके। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो, और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लोक भाषा में और ग्रामीण शैली में ये अपनी रचना करते थे, बिल्कुल साधारण शैली में इनकी रचना थी। तो ये मैंने आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी रखी। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मेला आंचल। और आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे होंगे और भी विषय से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप लोग बेल आइकन को दबाते रहें। तो इससे क्या होगा, जैसे बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जैसे नई वीडियो में डालूंगा तो वो आपके सामने आती रहेगी। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं और अगले कमेंट में बताएं मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।